हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और जो डेफिनेशंस और थ्योरी रह गई है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पार्ट 1 था उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा है रिवीजन के लिए। जो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है टाइम टेबल का कहा था कि जो 2 दिन में एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल किस प्रकार से है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि ये टाइम टेबल मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद आप लोग आओगे तो आप लोगों को अपलोडेड मिलेगा, तो आप लोग आके चेक कर लेना। डायरेक्ट टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा किस प्रकार से 2 दिन में फ़िज़िक्स पढ़ना है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे उसकी बात कर रहे थे कि सर आप लोगों के नोट्स जो है हमको दे दो। तो बच्चों जो नोट्स हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है बेस्ट हैंड रिटन नोट्स करके, ठीक है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके इम्पॉर्टेंट वीडियोस करके है प्लेलिस्ट में, उसमें फर्स्ट वीडियो है बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। उसमें आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि किस प्रकार से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को जो है डेफिनेशंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दैट इज़ एंगुलर डिस्पर्जन से। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? जैसे प्रिज्म है ये, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जो है वाइट लाइट को इंसिडेंट किया है, तो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और इस प्रकार से रेड कलर जो है वो यहाँ पे होता है और वायलेट कलर जो है वो इधर होगा, ठीक है, क्योंकि रेड का जो है डिविएशन सबसे कम होता है। तो डिविएशन जो है वो किस प्रकार से कम होता है, तो आप ये याद रख सकते हो कि डिविएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस कलर का वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका डिविएशन कम होगा, तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो डिविएशन कम। अब यहाँ पे रेड और ये जो वायलेट कलर है इसके बीच में एंगल कितना होता है? ये जो एंगल है वो होता है एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। मतलब देखो, ये रेड कलर पहले ऐसे रेड वायलेट सब ये सातों सात कलर है, रेड ऐसे आ रहा था और गया ऐसे, और वायलेट जो है वो भी ऐसे आ रहा था और गया ऐसे। थोड़ा वायलेट को अपने को ऐसे बताना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब डिस्पर्जन कितने एंगल में हुआ है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन को हम लोग लिखेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड कलर। वायलेट कलर जो है, देखो वायलेट कलर को जाना चाहिए था ऐसे पर वो गया इधर, तो ये जो है वो डिविएशन हुआ वायलेट का। और रेड को भी जाना चाहिए था ऐसे पर वो गया इधर, तो ये हुआ रेड का डिविएशन। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा थीटा। तो थीटा इज डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, और डेल्टा होता है म्यू -1 इंटू ए, तो म्यू ऑफ वायलेट -1 इंटू ए, और ये हो जाएगा म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का मतलब है कि प्रिज्म में कितना पावर है लाइट को डिस्पर्स करने का, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म टू डिस्पर्स वाइट लाइट, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग खुद से लिख लोगे इसको। और डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन जो है हम लोग येलो कलर का लेते हैं, और थीटा जो है वो हमारा है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये मीन डिविएशन येलो कलर का लोगे तो ये हो जाएगा म्यू वाई -1 इंटू ए, डिविएशन ऑफ येलो कलर। तो डिविएशन ऑफ वायलेट जैसे ऐसे लिखते तो येलो का ऐसे लिखेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा और हमको ये चीज़ मिल जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1। अगर आप लोगों को म्यू वाई गिवन नहीं है तो आप लोग म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। स्टूडेंट्स,
पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि लेंस में कितना पावर है लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का। जैसे मान लो कि ये लेंस है, एक लेंस ऐसा है जिसमें लाइट आती है तो वो यहाँ पे कन्वर्ज करता है, और दूसरा लेंस ऐसा है जिसमें लाइट आती है तो उसको बहुत फास्ट कन्वर्ज कर देता है। तो ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसका पावर जो है वो ज़्यादा और इसका पावर जो है वो कम। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो इतनी है और यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो कम है, तो पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर मैं इसको P1 बोलता हूँ, ये F1 हो जाएगा, और ये P2 है तो ये F2 है। तो तुम देख सकते हो कि F2 कम है तो उसका पावर ज़्यादा है। तो पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब फोकल लेंथ मीटर में है, और या फिर हम लोग 100/F यूज़ करेंगे जब F सेंटीमीटर में। ठीक है, और पावर का यूनिट याद रखना, पावर का यूनिट इज़ डायप्टर और डायमेंशन फॉर्मूला इज़ L-1। ये छोटी छोटी बातें जो बच्चों को नॉर्मली पता नहीं होता है। ठीक है, डायप्टर T आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, और इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं बोर्ड्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का है और ये रे ऑप्टिक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये कैपेसिटर है, ये उसकी 2 प्लेट्स हैं, और ये यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की है। जो वायर में करंट फ्लो होता है उस वायर करंट को हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद जो डेफिनेशन है दैट इज़ कंडक्शन करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट जो होता है इसको आप लोग लिख सकते हो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो है करंट ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिख सकते हो आप लोग, बट अब वैसे फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। तो कंडक्शन करंट को IC से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग ID से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चेंज होती है, क्योंकि इस पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो बढ़ते जाता है, धीमे धीमे चेंज होता है। तो चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, उसकी वजह से जो यहाँ पे करंट होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और यहाँ जो वायर में करंट होता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में ऐसा होगा तो मैं जो डेरिवेशन वाला वीडियो होगा उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर। बच्चों क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू द अप्लाइड वोल्टेज। हम लोग इसको अप्लाइड वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर जो है हम लोग रेजोनेंस पे डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ VL/VR और VC/VR। अब तुम इसको अगर VL/VR को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा IXL/IR, I कैंसिल हो जाएगा, XL को ω/L लिख दो, तो या तो डायरेक्ट क्वालिटी फैक्टर ये लिख सकते हो, या फिर ओमेगा को 1/√LC करोगे तो ये हो जाएगा 1/√L/C। तो इस प्रकार से जो है क्वालिटी फैक्टर का सिंपल सा डेरिवेशन है। क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर एक नंबर है जो कि शार्पनेस डिसाइड करता है किसका, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। ठीक है, जो कर्व होता है उसका शार्पनेस जो है वो क्वालिटी फैक्टर बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच पासिस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज पास बाय एन AC इन सेम टाइम। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पे है चार्ज और यहाँ पे है हीट। ये चार्ज पास करता है और स्टेडी करंट मतलब DC करंट। देखो समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा जो है AC करंट है। इस AC करंट को अगर हम लोग, कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R है, ठीक है, कोई सर्किट से अगर हम पास करते हैं AC करंट को, तो ये
एक गिवन टाइम में कितना चार्ज पास करता है। अगर ये मान लो 10 कूलम चार्ज पास करता है तो ऐसा कौन सा डीसी करंट है या स्टेडी करंट है जिसको हम लोग पास करेंगे तो वो सेम 10 कूलम चार्ज पास करना चाहिए। सपोज़ मान लो मैं पहले जो है जो डीसी करंट है वो भेजता हूँ 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस प्रकार से, ठीक है। जब मैं ये 2 एम्पियर करंट को इस सर्किट से पास करता हूँ सेम टाइम के लिए, T/2 टाइम के लिए, तो ये मान लो 5 कूलम चार्ज पास करता है, ये मान लो 7 कूलम करता है और ये 10 कूलम करता है। तो सेम चार्ज हुआ, यहाँ पे भी 10 कूलम, यहाँ पे भी 10 कूलम। तो ये जो करंट है, जो कांस्टेंट करंट है, उसको मैं जो बोलूँगा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग एवरेज वैल्यू समझ में आ गई थी। आरएमएस वैल्यू देखते हैं। एसी को आप लोग जो है किसी सर्किट से पास करो हैविंग सम रेजिस्टेंस आर, तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा I²RT, ठीक है। अब क्योंकि एसी वेरिएबल है तो हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। ये करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरिएबल है, तो हमने इंटीग्रेशन किया। तो एसी जो है इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है गिवन टाइम में, तो ऐसा कौन सा डीसी का करंट है जो कि सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। सपोज ये हीट की वैल्यू आती है वापस 20 जूल, तो इनमें से ऐसा कौन सा करंट है जो 20 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा, या हो सकता है कोई दूसरा करंट भी हो, 7 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो करंट को हम लोग जो है कांस्टेंट करंट को हम लोग आरएमएस वैल्यू कह देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो ये डेफिनेशन जो है वो रट लो, ठीक है। नेक्स्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस में चीज़ें होती है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में, वो होता है वोल्टेज और करंट। तो हम लोग लिखते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, 0। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में ऐसा बोलोगे कि RLC सीरीज सर्किट इज said to be in resonance if for a given frequency current is maximum और say Z is minimum। और ये तुम्हें याद रहता तो साथ में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना बस लिख दो, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है डिफाइन हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि मिनिमम Z की वैल्यू R हो जाएगी, और ये रेजोनेंस कब होता है, जब XL और XC इक्वल होता है। तो अगर ये कुछ नहीं पता तो खाली डेफिनेशन रट लो, ठीक है। आप लोग एग्जाम में रेजोनेंस पूछा आता है तो आप लोग इतना भी लिख दोगे तो आप लोगों को 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सर्किट डायग्राम और ये ग्राफ वगैरह जो है सब रट के जाना। तो डेफिनेशन लिख दो, सर्किट डायग्राम बना दो, 1.5-2 मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। रेजोनेंस के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, और कौन सा डेफिनेशन है, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ नाम से पता चल रहा है बच्चों के ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट में या बॉडी में उसके मोशन के वजह से, ठीक है। तो तुम लिख दोगे द ईएमएफ इंड्यूस्ड in a rod or circuit because of its motion in uniform magnetic field is called motional EMF। बच्चों थोड़ी राइटिंग हो सकता है दिक्कत दे रही हो तुम लोगों को, ये रॉड है, पर आप लोग जो है थोड़ा समझे, मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ तो आप लोगों को जो है समझ में भी आ रहा होगा। तो मोशनल ईएमएफ इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड और सर्किट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। सर्किट पूरी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक पार्ट भी मूव करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ के बाद है एडी करंट। तो एडी करंट जो है वो क्या होता है बता देता हूँ। देखो, एडी करंट जो नाम पड़ा है इसका दूसरा नाम फोकल्ट करंट भी है। जो भाई साहब ने एडी करंट पता किया था उनके ऊपर नाम रखा है। एडी करंट जो है वो एडीज मतलब जो वर्लपूल जैसा होता है ना, वर्ल पानी में से गोल गोल बनते हैं ना,
उनकी वजह से इसका नाम जो है एडी करंट पड़ा है। और एडी करंट क्या होता है, तो इंड्यूस्ड, क्योंकि ये इंड्यूस्ड होते हैं, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, ये गोल गोल घूमते हैं इसलिए सर्कुलेटिंग करंट इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल है ध्यान रखना, मेटल होना चाहिए, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इट। तो भाई किसी भी मेटल में एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा कब, जब उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ही एडी करंट इंड्यूस्ड होगा, वरना नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेल्फ इंडक्टेंस का। और सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, और ये करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और कांस्टेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे एल लिखते हैं, वेयर एल इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस और द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एल को डिफाइन करेंगे तो एल विल बी इक्वल टू फाई अपॉन आई। तुम अगर आई को 1 एम्पेयर करते हो, इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, ठीक है, एल विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फाई की जगह तुम लोग एल इंटू आई रख दो, ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम एल को लिख सकते हो, दिस इज ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से तुम इसको दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो कि अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 है एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, तो एल विल बी इक्वल टू ई। मैग्नीट्यूड ले सकता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वैसे डिक्रीज इंडिकेट करता है, पर ऐसा नहीं कि करंट अगर इंक्रीज होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे तुम लोग जो है इसको मैग्नीट्यूड ले सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। फिर से बोलता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। और इनका यूनिट जो है वो हेनरी है बच्चों, भूलेंगे नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, उसका यूनिट क्या होगा, हेनरी। या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं वेबर पर एम्पियर, और यहाँ से निकाल सकते हैं वोल्ट, और ये एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी बच्चे को अगर सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो जो है एकदम सिंपल है, इसी का ही जुड़वा भाई है। तो म्यूचुअल में कैसा होता है कि एक कॉइल में हम लोग जो है करंट पास करते हैं, ठीक है, और बाजू वाली कॉइल में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा करंट होगा, दिस इज़ करंट इन प्राइमरी, यहाँ पे करंट जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, और ये फ्लक्स जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी में लिंक करेगा ऐसे। ठीक है, तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट इन प्राइमरी। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फ्लक्स लिखा, यहाँ पे फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी, और कांस्टेंट जो है वो एम हो जाएगा, वेयर एम इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को तुम लोग डिफाइन कर सकते हो कि एम इज़ इक्वल टू फाई एस एफ आई पी इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इफ यूनिट करंट फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन आप लोग यहाँ से सिमिलरली कर सकते हो कि एम इज़ इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी अपॉन डी आई पी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट इन द प्राइमरी। डी आई बाई डी टी को तुम 1 कर दो, ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा एम इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट इन द प्राइमरी। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया, दोनों की यूनिट हेनरी है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिटेंटिविटी और
कोवर्सिटी। तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है और ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज्ड होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया। फिर वापस अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड कम करते हो तो सब्सटेंस जो है वो इस पाथ पे वापस डिक्रीज़ नहीं होता है, वो ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब तुमने वापस मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दी पर सब्सटेंस के पास अभी भी कुछ मैग्नेटिज्म बाकी है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की कि वो मैग्नेटिज्म छोड़ता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए फिर भी, उसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिज्म सब्सटेंस का बचा है इसको हमको ख़त्म करना है। ठीक है, फोर्सफुली। तो फोर्सफुली हम लोग ख़त्म करते हैं, इसलिए वर्ड यूज़ होता है कोअर्सिविटी। कोअर्स मतलब टू फोर्स। ठीक है, तो कोअर्सिविटी जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये जो है वो डिक्रीज़ होता है, फिर नेगेटिव में ये मैग्नेटाइज होता है और फिर वापस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो ये जो था तुम्हारा रिटेंटिविटी था, सपोज़ ये O है, ये पॉइंट A है और ये जो है तुम्हारा कोअर्सिविटी है OC। तो कोअर्सिविटी क्या होता है कि नेगेटिव में कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी जिसकी वजह से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो गई। समझ में आ रहा है? तो कोअर्सिविटी का डेफिनेशन तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि द नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। समझ में आ रहा है? और रिटेंटिविटी तुम्हें पता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो ये दो डेफिनेशंस आप लोगों को याद रखना है और ये भी याद रखना कि इस लूप के अंदर का जो एरिया होगा दैट विल गिव द एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो है एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। बच्चों, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो है वो एप्पल वाला, वो आप लोग देख सकते हो। तो एंगल ऑफ डिप जो है वो क्या है कि जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, दिस इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस से एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, इवन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर भी आ सकती है, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर से बाहर आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आ रही है तो भी वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है दैट इज़ एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे। तो एंगल ऑफ डिप को कैसे लिखोगे? तो इट इज़ द एंगल मेड बाय द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तीनों 3 मार्क में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बता देता हूँ मैं आपको। इसके तुम 2 कंपोनेंट करोगे तो एक हो जाएगा ये BH और दूसरा हो जाएगा BV। ठीक है, तो जो BH है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और वो तुम्हें मिल जाएगा BE cos डेल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BE cos डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा BE sin डेल्टा, पर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज़्यादा लेने देना होता है। तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें एंगल ऑफ डिप मिल जाएगा और स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो रिलेशन मिल जाएगा BE स्क्वायर इज इक्वल टू BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, और डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। ये सब फॉर्मूलाज काफ़ी काम का है। खैर, जिनको कुछ नहीं आता वो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का डेफिनेशन याद रखेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए खाली इसको रिजॉल्व कर दो। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग देख रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना होता है अगर हम उसमें यूनिट करंट भेजते हैं। तो सपोज़ मान लो 2 गैल्वेनोमीटर है,
एक G1 है और दूसरा G2 है, और हम लोग 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास करते हैं। तो G1 में जो है वो डिफ्लेक्शन होता है 2 डिवीजन्स का, और इसमें 5 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर वो ज़्यादा सेंसिटिव हुआ कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें पर यूनिट करंट, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और जो थीटा अपॉन आई है, मैं लास्ट वीडियो में शायद बता चुका हूँ आप लोगों को कि टॉर्क जो होता है वो होता है BINA, और इसको हम लोग K थीटा के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग थीटा अपॉन आई की वैल्यू निकालोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा BNA अपॉन K। तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो इतना होता है। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, क्या करना है, तो आप ये बोल दो B बढ़ा दो, N बढ़ा दो, A बढ़ा दो और K को कम कर दो, वेयर K इज़ द टॉर्सनल कांस्टेंट। और K कम करने के लिए हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्यों यूज़ होता है, तो आप लोग बता दोगे कि K जो है उसका कम होता है इसीलिए। और कॉन्केव शेप्ड के मैग्नेटिक पोल्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। तो ये हो गया तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और वोल्टेज को मैं लिख दूंगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा BNA अपॉन K इंटू R। इसको आप लोग जो है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो। बच्चों ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी जो है वो ये है, SV इज इक्वल टू SI अपॉन R। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी इंटू रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, गलती मत करना। नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। बच्चों बैकग्राउंड में थोड़ी हो सकता है नॉइस हो रही हो, पर अभी उसका अपना कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो थोड़ा फोकस करना आप लोग। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, तो ऐसी कौन सी वेलोसिटी है जिसमें जो है वो अनडिवेटेड पास हो जाएगा, मतलब ज़रा भी डिवेट नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। तो सपोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल जो है उसको अगर अनडिवेटेड जाना है, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है, ठीक है। तो वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। कौन सी वेलोसिटी होगी जिसमें वो अनडिवाइडेड पास होगा, तो उसमें हम लोग को नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है उनको इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा QVB, ये हो जाएगा Q इंटू E, Q कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू E बाई B। तो ये जो वेलोसिटी है इस पे जो है चार्ज पार्टिकल अनडिवाइडेड पास हो जाएगा, इसको हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर के बाद है पिच। हमने देखा है कि जब भी इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस पे मेरा एक वीडियो है। आप लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक कर सकते हो। हमें पता है कि जब भी हेलिकल पाथ होता है तो चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से मूव करते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल कवर करता है एक साइकिल में, इसको हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच को कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल in the direction of magnetic field in one cycle, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पिच का डेफिनेशन। और पिच का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम ऐसे रख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज़ नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होती है दैट इज़ v cos थीटा, और टाइम होता है 2 पाई अपॉन QB। जिन बच्चों को
थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ ऐसे कब होता है, जब उसको किसी एंगल पे भेजते हैं। तो ये अगर वेलोसिटी और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाता है वी कॉस थीटा। तो इस वी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से पिच बनता है, तो इसलिए हमने वेलोसिटी में वी कॉस थीटा लिखा है। और यहाँ पे हम लोग जो है टाइम इज़ फिक्स, दैट इज़ 2π/, क्यों भी पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन है 1 न्यूटन बताया था बच्चों में मैंने, और उस समय जो है गलती से मैंने आपको ये बता दिया था। बाकी ये जो फॉर्मूला है F/L इज इक्वल टू μ0I1I2/2πr, इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज़ होगी जब हुई थी, जब किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था। तो 1 एम्पियर जो है आप लोग किस प्रकार से डिफाइन करोगे, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। I1 I2 दोनों के दोनों जो है वो 1 होने चाहिए, 1 एम्पियर। वो कब होंगे, देखो μ0/2π, L को 1 कर दो और R को 1 कर दो, मतलब 2 वायर ले लो, ठीक है, और उनमें से सपोज़ करंट सेम फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I। इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर, मतलब R को हमने 1 मीटर कर दिया, और L जो है यूनिट लेंथ ले लेते हैं, इसकी भी हम लोग यूनिट लेंथ ले लेते हैं, मतलब ये भी 1 मीटर ले लेते हैं। तो अगर हम L को 1 करते हैं, R को 1 करते हैं, ठीक है, और करंट दोनों सेम है, ठीक है, तो उस केस में जो फोर्स होगा, करंट 1 होगा तो उस केस में फोर्स क्या होगा, μ0/2π होगा। तो μ0/2π का मतलब होता है, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, और नीचे लिख दो 2π, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो हम लोग कब बोल सकते हैं कि करंट 1 एम्पियर है, जब हम बोलेंगे कि भाई दोनों वायर के बीच में फोर्स अगर इतना न्यूटन है तो। समझ में आया? तो मैं लिखता हूँ 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर is the current flowing in both wires separated by 1 meter when the force exerted by one wire on another is 2 × 10⁻⁷ Newton per unit length। अगर एक वायर दूसरे वायर पे इतना न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा पर यूनिट लेंथ, और वायर्स के बीच में डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर, तब जो करंट फ्लो रहा है, जो सेम करंट फ्लो रहा है दोनों वायर में, उसको हम लोग जो है 1 एम्पियर करंट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है EMF ऑफ सेल। बच्चों ये जो है वो आपका सेल है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये की जो है वो अभी ओपन है, ठीक है। अब ये जो आपका इस प्रकार से ये जो डॉटेड बता रहा हूँ ये सेल है। सेल के जो 2 टर्मिनल्स हैं उस पे अगर आप लोग वोल्टेज मेज़र करते हो या पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हो, ठीक है, इन केस ऑफ ओपन सर्किट, मतलब ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तब जो आप लोगों को ये 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग EMF बोलते हैं। तो EMF इज द पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन केस ऑफ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में ये 2 पॉइंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको हम लोग EMF कहेंगे। पर अगर हम ये सर्किट क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होने लगेगा। ऐसे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब हमें ये 2 पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हो जाएगा E - IR। पहले इतना वोल्टेज था, अब करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो अब वोल्टेज इतना हो गया। तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द टर्मिनल्स अक्रॉस द
द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन केस ऑफ क्लोज सर्किट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया होगा। ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है V = E - IR, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल में से करंट निकल रहा है। अगर हम लोग सेल को चार्ज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस के जगह पे हमने यहाँ पे एक सोर्स लगा के रख दिया, मतलब चार्जर लगा के रख दिया, तो वो चार्जर खुद करंट भेजेगा, मतलब इस बार सेल में करंट अंदर जाएगा। उस केस में ये इक्वेशन हो जाती है E + IR। ठीक है, अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम लोग देख रहे हैं। हमारा जो सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो वो सब मिल के जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग अभी जो V = E - IR हमने लिखा था, इसको हम लोग जो है V = I × R से इक्वेट करेंगे। बच्चों I × R जो है पैरेलल में हम लोगों ने जो है लगाया था R रेजिस्टेंस। जैसे ये सेल था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था और यहाँ पे R था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज इतना मिलता है, तो ये 2 पॉइंट के बीच में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट में अगर हम ऐसे जाएंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इतना होगा। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा E - IR = I × R। वहाँ से हमें स्मॉल r की वैल्यू मिलेगी E - IR अपॉन I, दिस इज़ E अपॉन I - R। और यहाँ पे I को फिर से तुम इस फार्मूला से V/R करोगे तो ये हो जाएगा E अपॉन V × R - R, जिसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ स्मॉल r = E अपॉन V - 1 × R। तो ये जो फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला आप लोगों का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है, 2 मार्क में आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बच्चों जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर को अभी मान लो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करते हैं। पर जैसे ही हम लोग जो है बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस पर फोर्स लगता है एक डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। भले उनका कोलिजन होता है पर फिर भी वो लोग एक डायरेक्शन में मूव करते हैं क्लाउड्स की तरह। तो ये जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इधर है, तभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलते हैं कि इट इज़ द वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स get drifted in a direction opposite to the applied electric field। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो इक्वेशन है वो होता है I = NA/VD, ये भी तुम लोग ध्यान रखना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है E/τ/m। ये तुम्हारा जो है फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम एज वेलोसिटी। V = U + AT होता है, U को 0 कर दो तो V = AT हो गया। तो ये टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज़ टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोर्स है, ये मास। ठीक है, अब हम लोग जो है मोबिलिटी देखते हैं। मोबिलिटी भी बहुत बार आ चुका है। मोबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कितनी वेलोसिटी आई है, तो उन दोनों का रेशियो जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको नीचे भेज दो तो तुमको मिल जाएगा दिस इज़ E/τ/m, और वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है मीटर/सेकंड और जिसका होता है Nm/कूलम। तो तुम लोग जो है यूनिट भी निकाल सकते हो। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है मोबिलिटी का।
फिर है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि R जो होता है वो होता है रो L/A। ठीक है, अब यहाँ से तुम लिख सकते हो कि जो रो है दैट इज़ रेजिस्टिविटी वो हो जाएगा RA/L। मतलब अगर तुम L को 1 करते हो, तुम अगर A को 1 करते हो तो अपना रो जो होगा वो R के बराबर होगा। तो ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, दूसरा तुम लोग वॉल्यूम भी 1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम भी 1 हो जाएगा। तो दूसरा डेफिनेशन तुम ऐसे बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी के, और यूनिट जो है वो है ओम मीटर। ध्यान रखना, डायमेंशन फार्मूला आप लोग खुद से निकाल सकते हो। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि इट इज़ द पाथ on which a unit positive charge would move if it is free to do so। बच्चों, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई Q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करनी, तो बाजू में आप लोग +1 कूलम चार्ज ला के रख दोगे, और ये चार्ज जो है इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स की वजह से ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है या जिस पाथ पे मूव करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, और ये इमेजिनरी होती हैं। तो इट इज़ द पाथ, ये रास्ता जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इट इज़ द पाथ ऑन विच +1 चार्ज वुड मूव इफ इट इज़ फ्री। +1 को फ्रीली छोड़ दो, वो जहाँ पे भी जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तुम्हारी। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब किसी भी चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज रख दो Q0, और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो पता करो, डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। तो हमें पता है कि फोर्स कितना होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइडेड बाय दिस चार्ज करेंगे तो ये Q0 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन पर कूलम। और लास्ट जो डेफिनेशन है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को जो है ये 56th डेफिनेशन है, मैंने क्रिटिकल एंगल ऐड किया था एक, तो टोटल 56 डेफिनेशंस बता दिए हैं, सारे लॉज बता दिए हैं, और क्या नाम है, प्रिंसिपल्स वगैरह बता दिए। अब थोड़ा डेरिवेशन बचता है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको पहले वैक्यूम में रखो और फोर्स पता करो तो वो F है तुम्हारा, और फिर उनको किसी मीडियम में रखो और फिर से फोर्स पता करो तो FM हो जाएगा। ये दोनों फोर्स का जो रेशियो होगा वो आपको मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। समझ में आया? तो ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और तुमको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए। इसकी वैल्यू होती है 80 फॉर वाटर या 81 फॉर वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम। ठीक है, और अगर आप लोगों को पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि ये एक मटेरियल है जो पहले इंसुलेटर की तरह काम करता है, पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कंडक्ट करने लगता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है। तीनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान से सुन लेना वापस इसको बार बार। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितनी झेल सकता है। मीन्स हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते जा रहे, वो अभी तो इंसुलेटर है मतलब एकदम सख्त, पर धीमे धीमे उसका मतलब ऐसे हालत ख़राब हो रही है और वो धीमे धीमे अब कंडक्ट कर देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देंगे उसको क्या वो मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आए होंगे। ठीक है, और होप आप लोगों को ये चीज़ें काम में आए बोर्ड्स में, और आप लोग जो है अच्छा करो। ठीक है, थैंक यू।